आप कभी भी फ्लक्चुएशंस को या फिर अपनी वाटर डिमांड को कांस्टेंट लेते हुए नहीं चलते। आप हमेशा पीक वैल्यू के लिए डिजाइन करते हो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिजाइन करते हो, हर जगह लागू होती है ये बात। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अपन बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डिमांड आपकी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, द डिमांड इज नेवर कांस्टेंट। ओके, सो रॉ वाटर स्कीम का अगर आपको डिजाइन करना है, दैट इज नॉट डिजाइन फॉर अ कांस्टेंट डिमांड, दैट वाज एवरेज डिमांड। तो ऑलवेज वी हैव टू टेक फ्लक्चुएशंस इनटू द अकाउंट। तो यहां पर पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं कि जो रॉ वाटर स्कीम होती है, तो रॉ वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है is not designed for एवरेज एनुअल डिमांड, या फिर एवरेज डिमांड बोल सकते हो। तो एवरेज डिमांड के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कांस्टेंट डिमांड। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अपन अब देखते हैं फ्लक्चुएशंस एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि कुछ चीज फ्लक्चुएट कर रही है, आप बोलते हो ना फ्लक्चुएशंस दिख रहा है आपको, यहाँ बिजली थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज्यादा हो रहा है, तो फ्लक्चुएशंस आपको नॉर्मल लाइफ में भी देखने मिलते हैं। अब हाँ, फ्लक्चुएशंस को कंपेयर करने के लिए आपने अपना बेस कांस्टेंट रखा है। तो फ्लक्चुएशंस को आप कंपेयर किसके बेसिस पे करोगे? हमेशा याद रखना, किसी भी चीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो आपको एक कांस्टेंट बेस लेके चलना पड़ता है। एक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आप कुछ चीज को कंपेयर कर सकते हो। आपने एक वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया, उसके बिहाफ में आप कंपेयर करोगे कि वैल्यू ज्यादा है कि वैल्यू कम है। तो यहां पर अपन ने कांस्टेंट एवरेज डिमांड को कांस्टेंट रख लिया। अब इसके बिहाफ में मैं कंपैरिजन करूंगा कि मेरा जो फ्लक्चुएशन है वो ज्यादा है या फ्लक्चुएशन वैल्यू कम है। समझ में आ रही बात? तो इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो यहां पर बेटा मैंने क्या किया, जो एवरेज वैल्यू है उसको कांस्टेंट ले लिया, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अब ये ग्राफ बना किसके बीच में है? दिस इज वाटर डिमांड वर्सेस टाइम कर्व, वाटर डिमांड वर्सेस टाइम कर्व। लाइव क्लास पे नेट कभी कभी फ्लक्चुएट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, फ्लक्चुएट करता है। तो ये आप कंपेयर करते हो किसके बिहाफ में कि कल तो यार नेट एकदम कांस्टेंट था, बहुत बढ़िया इंटरनेट चला, पर आज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही। तो आपने क्या किया, कल के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया। मान लीजिए कल आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही होगी, आज आपकी क्लास में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले, तो आप कल के रिस्पेक्ट में जवाब दोगे ना कि कल वाली क्लास में तो बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं था, आज वाली क्लास में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो कंपेयर करने के लिए बेस को कांस्टेंट रखते हैं, यहां पर हमने डिमांड को कांस्टेंट रख लिया। अब इसके बिहाफ में अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूंगा तो ये कर्व कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ये कुछ ऐसा कर्व देखने मिलता है। ठीक है, यहां पर ये कुछ ऐसा कर्व देखने मिलता है। अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर ये एवरेज वैल्यू है, दिस इज क्यू एवरेज, दिस इज द एवरेज डिमांड। अब एवरेज डिमांड तो कांस्टेंट ही रहेगी। हमने सारे फ्लक्चुएशंस, मतलब ऐसा कर्व एक्चुअल बन रहा था, उसकी जगह मैंने एक कांस्टेंट कर्व ऐसा मान लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये क्या हो गया, मेरा एवरेज वैल्यू हो गया। अब ये जो वैल्यू दिख रही है मुझे, ये पीक वैल्यू दिख रही है, ये कम वैल्यू दिख रही है, यहां पर ग्राफ फिर से उठ गया। दीज आर द फ्लक्चुएशंस, दीज आर द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। तो ये जो आपको देखने मिल रहा है यहां पर, दीज आर द फ्लक्चुएशंस, ये देखो, दीज आर द फ्लक्चुएशंस। अब यहां से ये कर्व देख के आप क्या डेफिनेशन बोल सकते हो फ्लक्चुएशन की? फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम डिमांड एवरेज डिमांड से कितनी ज्यादा है। फिर से रिपीट करता हूं, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि जो आपका मैक्सिमम डिमांड है, दैट इज हाउ मच टाइम मोर देन दैट ऑफ एवरेज डिमांड, या फिर आपका जो मिनिमम डिमांड है वो एवरेज से कितना ज्यादा कम है। मैक्सिमम एवरेज से कितना ज्यादा है या मिनिमम एवरेज से कितना कम है, इसको आप बोल सकते हो फ्लक्चुएशन। क्लियर है? पर क्योंकि हमको डिजाइन करना है तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलते हैं। तो अभी जो बेटा मैंने बात बोली उसके हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं, देखो आप बोल सकते हो कि क्यू मैक्सिमम, ध्यान से देखना, क्यू मैक्सिमम इज हाउ मच टाइम्स मोर देन दैट ऑफ क्यू एवरेज। अभी जो मैंने बात बोली वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दिखा दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एवरेज से कितनी ज्यादा है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है यहां पर, दिस क्वेश्चन मार्क इज नोन एज व्हाट, एफ वैल्यू, दिस क्वेश्चन मार्क इज नोन एज एफ, और ये एफ क्या चीज है, फ्लक्चुएशन, दिस इज नोन एज फ्लक्चुएशन, दिस इज नोन एज फ्लक्चुएशन। तो अभी जो मैंने बात बोली उसके हिसाब से ये चीज आ रही है
या एक तरीका और हो सकता है कि क्यू मिनिमम एवरेज से कितना छोटा है, या फिर अगर आप मैक्सिमम के तौर पे बोलना चाहते हो तो बोलोगे कि एवरेज वैल्यू मिनिमम से कितनी ज्यादा है, ये भी आपका फ्लक्चुएशन होता है। दिस इज ऑल्सो फ्लक्चुएशन। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो क्यू मैक्सिमम होता है, दिस इज फ्लक्चुएशन टाइम्स क्यू एवरेज, या फिर एक तरीका और होता है कि क्यू एवरेज इज फ्लक्चुएशंस टाइम ऑफ क्यू मिनिमम। बोथ आर सेम, बट अपनी नॉलेज के लिए आपको जब डिजाइन करना है तो आप हमेशा क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू को लेके चलोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वी प्रेफर दिस थिंग दैट मैक्सिमम इज हाउ मच टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एवरेज। तो यहां से कंडीशन आ जाती है बेटा फ्लक्चुएशंस क्या होता है। फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन पे एवरेज से ज्यादा, सेकंड कंडीशन में एवरेज से कम। हाँ, उसका कारण है, ये देखो टाइम चल रहा है आपका, मॉर्निंग आवर्स में डिमांड सबसे ज्यादा, आफ्टरनून आवर्स में डिमांड थोड़ी कम होती है, इवनिंग जब आता है तो थोड़ी सी डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि इवनिंग में अगेन आपको खाना बनाना रहता है, आपको गार्डन में पानी डालना रहता है, बहुत सारी चीजें और होती है। पर सुबह के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड होती है, सुबह के टाइम सबसे ज्यादा होती है, दिन में कम होती है, इवनिंग में थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसके हिसाब से ये कर्व बनाया, ठीक है, रैंडम कर्व नहीं है, सोच समझ के ये वाला कर्व बनाया गया। चलिए गुड। तो ये हो गया फ्लक्चुएशन। अब मैं आपको बहुत सारी डिमांड्स के लिए फ्लक्चुएशन वैल्यू बता देता हूं, फिर आपको याद कौन सा रखना है दैट वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं बता दूंगा। चलिए, तो फ्लक्चुएशन का मीनिंग समझ में आ गया कि कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एवरेज से कितनी ज्यादा है। तो नंबर वन कंडीशन मैं यहां पर लेता हूं, नंबर वन कंडीशन लेता हूं, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड। नंबर वन कंडीशन लिया, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। तो यहां पर आएगा फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो यहां पर फ्लक्चुएशन वैल्यू होता है 2.7। तो जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसको ये वैल्यूज पता है, पहले से मालूम है, एटलीस्ट ये वैल्यू तो मालूम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सब बताता हूं। देखो, अब धीरे धीरे अपना सैंपल साइज में बढ़ाता जाऊंगा। अभी बात किया मैंने घंटे की, अब मैं बात करूंगा एक दिन की, फिर बात करूंगा हफ्ते की, देन मैं बात करूंगा महीने की, फिर बात करूंगा साल की। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, सैंपल साइज बढ़ाता जा रहा हूं। आप ऑब्जर्व करना क्या चेंज आपको देखने मिल रहा है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट बात किया मैंने कि मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड, दिस इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। थर्ड पॉइंट, अभी बात किया, पहले आवर की बात किया, अब दिन की बात किया, अब बात कर रहा हूं हफ्ते की। तो वन बाय वन में सैंपल साइज बढ़ाता जा रहा हूं। नेक्स्ट आया मैक्सिमम वीकली डिमांड। दिस इज इक्वल टू 1.48 टाइम्स ऑफ एवरेज वीकली डिमांड। देन आया पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम मंथली डिमांड। दिस इज इक्वल टू 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली। अब मंथ के बाद आता है आपका ईयर। तो फिफ्थ ऑफ द पॉइंट इज ईयर। तो मैक्सिमम ईयरली डिमांड। वन टाइम्स ऑफ एवरेज ईयरली। तो ये सब क्या लिखा है बेटा मैंने, 2.7, 1.8, 1.48, 1.8, दीज आर द फ्लक्चुएशंस वैल्यू, दीज आर द फ्लक्चुएशन वैल्यू फॉर डिफरेंट केसेस। तो हमने पहले बात की आवरली की, फिर देखो स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते गए। आपको याद ये वाला ज्यादा रखना है, जो शुरू के दोनों है ये, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू के जो दोनों है दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2.7, 1.8, 1.48 ये सारे फ्लक्चुएशन वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल टू 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। इसका ये मतलब है कि फ्लक्चुएशन जो यहां पर है वो 2.7 टाइम्स है। क्या बोल रहे हैं,
फ्लक्चुएशन डिक्रीजिंग होल, वेरी गुड, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। क्या नाम है आपका? फ्लाई योरसेल्फ, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। तो आप एकदम ये बात समझ सकते हो कि जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, सैंपल साइज इसमें क्या टाइम है, तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। इसको समझने के लिए एकदम एग्जांपल ले सकते हो, मैं अपने लाइव क्लास में भी अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, यही एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं। जैसे मान लो आप अभी क्लास 8 में हो, आपने अपने पेरेंट्स से मोबाइल मांगा, तो आपके पेरेंट्स मोबाइल नहीं दिलवाएंगे आपको, जाहिर सी बात है। क्लास 8 आजकल भले दिला देते हैं, लेकिन मैं जब था तो मुझे क्लास 10th में या 11th में मोबाइल मिला था। तो अगर मैं क्लास 8 में मोबाइल की डिमांड करता तो मुझे नहीं मिलता, छोटा हूं, बहुत सारे कारण है, छोटा है, इमेच्योर है, अभी चलाना नहीं आता, गलत आदत पड़ सकती है, बहुत सारी बातें होती है। पर जब मैं 11th में पहुंच गया तब मैं मतलब मेरा एज बढ़ गया, मेरी एज बढ़ गई, मेरे में समझदारी आ गई, थोड़ी मैच्योरिटी भी आ गई। एज कंपेयर टू क्लास 8, क्लास 11 तो मेरे पे ज्यादा मैच्योरिटी है। तब मेरे पापा ने मुझे मोबाइल दिला दिया था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोबाइल दिला दिया था। तो आप यहां भी देख सकते हो, जैसे आप बढ़ते जाते हो आपकी फ्लक्चुएशंस वैल्यू कम होती जाती है। आम जिंदगी में भी ये सब होता है। हम जैसे हमारा साइज, हमारी एज बढ़ती है, सैंपल साइज बढ़ता है, फ्लक्चुएशंस वैल्यू कम होती जाती है। तो क्लास 8 में मुझे मोबाइल नहीं दिलवाए, दुनिया भर के फ्लक्चुएशन थे, बच्चा है, अभी चलाना नहीं आएगा, गलत आदत पड़ सकती है, कुछ भी है। लेकिन जैसे मैं बड़ा हो गया, टाइम बीता, तो फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब थोड़ा समझदार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, ठीक है, समझदार है, तो अब मुझे मोबाइल दिला दिया गया। तो ये चीजें होती है, आप इसको नेचुरल लाइफ के साथ बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। तो ये जितनी भी मैंने वैल्यू लिखी आपको दिख रही है, सारी वैल्यूज क्या है? टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। तो दीज आर नोन एज व्हाट? फ्लक्चुएशंस वैल्यू। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से एक फॉर्मूला भी होता है फ्लक्चुएशन का, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्लक्चुएशन एफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्यू एवरेज। अब यहां पर मैं जनरल बात कर रहा हूं, है ना। तो अब ये मैक्सिमम आवरली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज इक्वल टू 18 प्लस रूट ओवर पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट ओवर पी। तो ये चीज मैं आपको डिजाइन ऑफ सीवर्स में भी बताऊंगा, सेम फॉर्मूला वहां पर भी यूज होता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिजाइन ऑफ सीवर्स, वहां भी 4 टाइप के सीवर्स, अपन 4 या 5 टाइप के सीवर्स देखते हैं, लैटरल, ब्रांच, मेन, आउटफॉल। तो उसके हिसाब से अपन यहाँ भी फ्लक्चुएशन वैल्यू का डेफिनेशन देखते हैं। तो दिस इज नोन एज फ्लक्चुएशन वैल्यू। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, तो पी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। तो चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, सीवर में भी यूज होता है, सीवर में कई बार यूज होता है, और दूसरे छोटे मोटे एग्जाम में कई बार ये फॉर्मूला पूछ भी लेता है। तो चाहो तो याद कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैंने आपको बता दिया फ्लक्चुएशन वैल्यू। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको कहां देखने मिल रहा है? तो जितने भी मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कहां देखने मिल रहा है, मुझे कमेंट करके बताओगे। तो जितने भी यहां 5 पॉइंट मेंशन किए हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आपको कहां पर देखने मिल रहा है? वेरी गुड अक्षरदीप, वेरी गुड, फ्लाई योरसेल्फ, आवरली डिमांड में। तो यहां पर इसके ऑब्जर्वेशन पे मैं बोल सकता हूं कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कहां देखने मिला मुझे? आवरली डिमांड में, फर्स्ट कंडीशन, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो रहा है? डेली डिमांड नहीं है बेटा, नागा लक्ष्मी, एक बार ध्यान से देखिएगा, आवरली में आपको सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है। तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन यहां हो रहा है, तो आपका ये डिजाइन पैरामीटर हो जाता है। दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स योर डिजाइन क्राइटेरिया। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया है उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, तो डिजाइन करने के लिए मुझे इसको कंसिडर करना पड़ेगा, मैक्सिमम आवरली डिमांड को। ये अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं, आगे अपन और भी डिस्कस करेंगे। पर अभी तक जितना भी मैंने डिस्कशन किया है, सिंस द फ्लक्चुएशन ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड इज मैक्सिमम, आई विल कंसिडर दिस एज माई डिजाइन पैरामीटर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो हम यहां पर बोल सकते हैं एज पर द ऑब्जर्वेशन की रॉ वाटर स्कीम इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड। वाई? क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। तो यहां पर लिख सकते हो आप लोग, रॉ वाटर स्कीम
इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड। अभी भी बोल रहा हूं, जितना मैंने बताया है ये उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं, उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं। अपन आगे और डिस्कस करेंगे, उसमें और भी कंक्लूजन आते हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस, क्लियर है बात। अब ये जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस इन मैक्सिमम आवरली डिमांड जो मुझे देखने मिल रहा है, तो फ्लक्चुएशंस इन मैक्सिमम आवरली डिमांड, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखा है मैंने कि रॉ वाटर स्कीम इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड, क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा है। नाउ दिस फ्लक्चुएशंस इन मैक्सिमम आवरली डिमांड, दिस इज नोन एज पीक फैक्टर, दिस इज नोन एज पीक फैक्टर, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड, इसको अपन एक नाम से जानते हैं पीक फैक्टर। अब ये पीक फैक्टर अलग अलग पॉपुलेशन के लिए डिफाइन होता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पर बता देता हूं, गेट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चाहो तो देख सकते हो। तो पॉपुलेशन है और यहां पर है पीक फैक्टर, दिस इज नोन एज पीक फैक्टर। तो चाहो तो याद कर लेना, 1 मार्क में कभी पूछ ले तो अलग बात है। तो ये पॉपुलेशन है बेटा, दिस इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? अप टू 50,000। इसके लिए पीक फैक्टर होता है 3। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉपुलेशन है आपकी मोर देन 50,000 बट लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs, 200, हाँ 2 lakhs, तो यहां पर है 2.5। अगर पॉपुलेशन है मोर देन 2 lakhs तो यहां पर ये आ जाएगा 2। तो ये है पीक फैक्टर्स, दीज आर द पीक फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पॉपुलेशन। पीक फैक्टर कंसिडर कर सकते हो आप। तो पीक फैक्टर क्या है? फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड, दैट इज नोन एज पीक फैक्टर। तो कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सवाल बहुत कॉमन है, पूछ लिया जाता है। चलें आगे। अभी तक जितना भी बताया कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं बोल रहा हूं अभी तक जितना भी बताया उसमें कुछ डाउट है, देन यू कैन आस्क मी। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो कल अपन क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे। कल एकदम एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे कल की क्लास में, क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। तो आज अपन कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी आज कर लेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक जितना भी बताया कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? पीक फैक्टर 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड होगा। हाँ, फ्लक्चुएशंस इन आवरली डिमांड को ही पीक फैक्टर बोलते हैं। फ्लक्चुएशंस इन आवरली डिमांड को पीक फैक्टर बोलते हैं। अलग अलग पॉपुलेशन के लिए मैंने डायरेक्टली आपको वैल्यू बता दी उसकी, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यू बता दी उसकी। 2.7 जो होता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड के रिस्पेक्ट में है। मैंने सिर्फ यहां पर आवरली डिमांड की बात कर रहा हूं। तो फ्लक्चुएशंस इन आवरली डिमांड होगा तो वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। पर हाँ, मैक्सिमम की बात करोगे तो वहां पर 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये रेट ऑफ वाटर सप्लाई जो होता है, रेट ऑफ वाटर सप्लाई जो होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। रेट ऑफ वाटर सप्लाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहूंगा तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इफ आई वांट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, यहां पर मुझे कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। याद करिए, कांस्टेंट टर्म। चलिए, तो रेट ऑफ वाटर सप्लाई मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज, मतलब किस रेट से पानी कम्युनिटी में सप्लाई किया गया या कहीं भी सप्लाई किया गया, ट्रीटमेंट प्लांट में सप्लाई किया गया, उसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं। और दिस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहां पर जो क्यू मुझे मिलेगा, अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूंगा तो जो कांस्टेंट मुझे मिलेगा दैट इज पर कैपिटा वाटर सप्लाई या पर कैपिटा वाटर डिमांड।
तो पर कैपिटा वाटर डिमांड ये आपका होता है कांस्टेंट। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है ये आपको मालूम है, एक इंसान की एक दिन में कितनी वाटर डिमांड है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा वाटर डिमांड। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे पॉपुलेशन के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे पॉपुलेशन के साथ, तो बिल्कुल ये बात समझ में आ जाती है। तो मुझे अगर एक इंसान की वाटर डिमांड पता है जो उस कम्युनिटी में रहता है, मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि उस कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के लिए मुझे कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो 5,000 लोग रहते हैं, कल भी एग्जाम्पल दिया था, तो मुझे एक आदमी की डिमांड पता है, अगर मैं यहां पर 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा उस कम्युनिटी में जहां 5,000 लोग रहते हैं मुझे इतना पानी यहां पर सप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज द रेट ऑफ वाटर सप्लाई, दैट इज इक्वल टू पर कैपिटा वाटर डिमांड इनटू पॉपुलेशन। एकदम क्लियर है ये बात, ठीक है? तो हमेशा अब ये रिलेशन को याद रखिएगा, हमेशा इस रिलेशन को याद रखिएगा। और पर कैपिटा वाटर डिमांड जैसा आप जानते हो यूजुअली क्या होती है, एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है? पॉपुलेशन मतलब, अब यहां पर देखो पर कैपिटा, तो कैपिटा से ये पॉपुलेशन अगर कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लीटर पर डे। तो मतलब एक दिन में इतना लीटर पानी उस कम्युनिटी में सप्लाई करना है। तो यूनिट देख के भी आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये थोड़ा सा समझना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। चलिए, अब ड्राफ्ट का मतलब आपको मालूम है अच्छे से, कल बता दिया था, डिमांड, है ना? ड्राफ्ट का मतलब होता है डिमांड। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इत्तेफाकन, है ना? बोलते हैं ना अपन, इत्तेफाक से ऐसा हो गया, दैट वाज अ मियर कोइंसिडेंस। तो यहां पर क्या कोइंसिडेंस है बेटा, यहां पर बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरी बात पूरी खत्म हो जाए उसके बाद एकदम अच्छे से जवाब देना, पहले एकदम क्लियरली मेरी बात को सुनना। तो यहां मैं पहली बात कहता हूं, मान लीजिए साल का कोई एक ऐसा दिन आप ले लो, ठीक है? साल का कोई ऐसा दिन आप ले लो जहां पर डिमांड आपकी मैक्सिमम थी। अब उस दिन का भी ऐसा कोई एक पर्टिकुलर घंटा ले लो, कोई पर्टिकुलर आवर ले लो जहां पर डिमांड मैक्सिमम है। फिर से रिपीट करता हूं, ये एक पूरा साल है, दिस इज द एंटायर ईयर। अब ये पूरे साल में आपने एक कोई दिन ले लिया जब आपकी डिमांड सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड है। आराम से सुनना बात को। अब इस दिन में भी मैंने क्या किया, 24 घंटे में से कोई एक पर्टिकुलर आवर ऐसा होगा जब मेरी वाटर की डिमांड मैक्सिमम है, तो ये वो है। तो ये पर्टिकुलर आवर था, 24 घंटे में से ये एक पर्टिकुलर आवर था जब डिमांड, सर लिटिल इंग्लिश प्लीज, ओके, आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। So this was the entire year and you have selected one particular day when the demand is maximum. When the demand is maximum. In this very particular day you have 24 hours. Now among that 24 hours I will select one particular hour in which the demand is maximum. तो 24 घंटे में से कोई एक पर्टिकुलर आवर ऐसा होगा जब डिमांड मैक्सिमम है, तो ये मुझे मिल गया छोटा वाला सर्कल। आप ऐसा मान लो बेटा कि ये आपका पर्टिकुलर आवर था जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड थी और इसी घंटे में आग भी लग गई। On this particular hour, the fire also broke out. समझ पा रहे हो मेरी बात? आपका ये ऐसा आवर था जब डिमांड भी ज्यादा थी और फायर भी हो गई। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये कोइंसिडेंस है। तो यहां पर मैंने बोला कि मैक्सिमम आवरली डिमांड, इसको QMH से डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ मुझे इसी पर्टिकुलर आवर में क्या जरूरत पड़ गई, फायर की भी, फायर को भी ब्रेकआउट करना पड़ गया मुझे। अब एक्चुअली में यही होता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, पर ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। टू हैव सच काइंड ऑफ कंडीशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रोबेबिलिटी इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। पर इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब साल का एक ऐसा दिन जब डिमांड बहुत ज्यादा थी और उसी दिन आग लग जाए, तब आपका क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ये बहुत ही रेयर चांस होता है, दिस इज वेरी रेयर, ओके, प्रैक्टिकली दिस इज वेरी रेयर।
सर होली के दिन डिमांड ज्यादा होगी, सेम एग्जाम्पल मेरी लाइव क्लास में भी एक बच्चे ने दिया था, आप ही तो नहीं थे, मुझे तो सबके नाम याद नहीं रहते, सेम एग्जाम्पल आया था जब मैं यही चीज समझा रहा था। ठीक है, तो चलो होली के दिन अगर ज्यादा डिमांड है, उसी दिन अगर भगवान ना करे आग भी लग जाए, उसी दिन अगर आग भी लग जाए, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। दैट इज अ कोइंसिडेंस, दैट इज अ कोइंसिडेंस। नाउ एक्चुअल में ये होता है, पर ये इसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसकी मैक्सिमम डेली डिमांड अलोंग विद दैट फायर डिमांड। दिस इज वेरी क्या बोल रहे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल नॉट यूज सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल नॉट, अरे फॉर दैट पर्पस ओनली आई एम डिजाइनिंग ना, I am taking these factors into the account and for this particular thing only I am designing my scheme. Just have patience, I'll explain. तो यहां पर ये कंडीशन का होना पॉसिबल है, तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, तभी नाम यहां पर क्या है, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। तो ये पर्टिकुलर चीज होना पॉसिबल है। चलिए, तो यहां से बेटा समझ में ये आता है कि कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट होता है आपका मैक्सिमम डेली डिमांड, मतलब साल का एक ऐसा दिन जब डिमांड सबसे ज्यादा है, अब इसी के साथ में फायर भी लग जाए। दिस इज अ कोइंसिडेंस बेटा, दिस इज अ कोइंसिडेंस, दिस इज नोन एज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, QCD, दिस इज नोन एज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट और कोइंसिडेंटल डिमांड। ये बात समझ में आती है। अभी हमने पीछे बात की कि सर हम डिजाइन करेंगे अपनी रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए, अभी बात किया ना हमने, ये इसके पहले जस्ट बात की आपने कि सर QMH की वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू ज्यादा होता है, तो हम इसके लिए अपनी रॉ वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करेंगे। पर यहां से हमने एक और कंक्लूजन निकाल दिया, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डिजाइनिंग, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल डिजाइनिंग। तो हमारे यहां पर दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, तो मैक्सिमम आवरली डिमांड या फिर कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा। अब टू बी मोर प्रिसाइज, ये आप कहां यूज करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया कि जब आपको डिजाइन करना है तो आप इस चीज को लेके चलोगे। डिजाइन करने के लिए डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन रेट ऑफ वाटर सप्लाई जो होगा वो आपका होगा मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवरली डिमांड, विच एवर इज मैक्सिमम। यहां पर मैंने लिख दिया, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा। नाउ अब ये पर्टिकुलर चीज भी आप कब यूज करोगे ये अपन देखेंगे। एक पूरा पार्ट होता है डिजाइन डिस्चार्ज एंड डिजाइन लाइफ, उसके बारे में जब अपन बात करेंगे तब मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। पर हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई कि जब आपको घरों में, मेरी बात सुनना, जब आपको घरों में पानी सप्लाई करना है, आई एम सेइंग दिस थिंग, आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग, whenever I have to supply the water to the community, I will take this particular thing. So during distribution of the water to the community, I will consider this as a design parameter. अब इसके पहले क्या क्या होता है वो भी अपन बात कर लेंगे, पर अभी तक ये बात समझ में आती है, अभी तो ये बात समझ में आती है। ठीक है, जब आपको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी पे, तब आप इस चीज को दिमाग में लेते हुए चलोगे। ठीक है, चलो बता दो कि कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर है, चलिए गुड। तो ये बात अभी समझ में आती है। तो बिफोर सप्लाइंग दिस वाटर इनटू द कम्युनिटी, आई हैव टू टेक दिस एज अ डिजाइन पैरामीटर। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा दैट विल बी माय डिजाइन पैरामीटर। तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है, ये होता है, दिस इज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट। चलो अभी तक इस बातों को दिमाग में रखना, आगे अपन इस चीज को यूज करेंगे, तो तब तक ये बातें एकदम दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। The videos are going to stay in the YouTube channel only. The video is not getting private for now. So whenever you want, you can watch the video and you can take down the notes. For this particular thing, I am not providing the notes, okay? Because my aim is to cover the concept as soon as possible. Okay? As soon as possible means not in a hurry. But still, I want to cover the concept within this particular month only. Okay? That's why I'm not supplying the notes. You can take down the notes. You can watch the video anytime, anywhere. Because these videos are not getting private for now. Okay, afterwards these videos will also be private. चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। अब बात को सुनना, तो एक चीज तो हमने डिजाइन कर ली, अपन ने वाटर डिमांड के बारे में बात कर लिया। हमने बताया था रॉ वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो हैं उनकी मतलब उनकी डिमांड क्या है, तो उसके बारे में तो अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के बारे में। अब बात करते हैं
कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के बारे में, तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब यू शुड नो हाउ मेनी पीपल आर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि उस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसका यह मतलब नहीं कि आज आप देख रहे हो वहां पर कितने लोग रह रहे हैं। मान लो आज इस कम्युनिटी में 10,000 लोग रह रहे हैं, तो आज के लिए आप कभी डिजाइन नहीं करते हो। पॉपुलेशन तो ऐसी चीज है जो बार बार ग्रो होती रहती है। पॉपुलेशन इज समथिंग दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग विद टाइम। तो आपको हमेशा अपना जो ट्रीटमेंट यूनिट होता है, जो वाटर सप्लाई यूनिट होता है, वो डिजाइन करना होता है फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आप जब भी अपनी रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करते हो, कोई भी मैकेनिकल यूनिट होता है, पंप होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगे हुए सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको डिजाइन करते हो पॉपुलेशन के लिए। नाउ दिस पॉपुलेशन इज नोन एज फ्यूचर पॉपुलेशन, क्योंकि आपको मालूम है ये कम्युनिटी में रहने वाले लोग की पॉपुलेशन बढ़ेगी। मान लो आपने आज की पॉपुलेशन के लिए डिजाइन कर दिया, तो वो जो यूनिट आपने बनाई वो तो उतना ही पानी झेल पाएगी जो इतने लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो वहां तो ओवरफ्लो हो जाएगा, कंडीशंस वहां पे अनफेवरेबल हो जाएगी। इसलिए वी ऑलवेज डिजाइन समथिंग फॉर अ फ्यूचर पॉपुलेशन। समझ में आती बात? तो यहां से हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। So from this very moment our new portion is being started, that is known as population forecasting. सर कितने टाइम में होगा कंप्लीट वो डिपेंड करेगा बेटा। और स्पीड बढ़ानी तो और स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, देख लेना। 4 घंटे में पूरा एनवायरनमेंट खत्म कर दिया था। जब ये गेट का एग्जाम था उसके 2 दिन पहले का ही वीडियो है वो, 10 फरवरी का। तो खत्म तो 4 घंटे में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है, पर अभी गेट एग्जाम को टाइम है, थोड़ा सा पेशेंटली पढ़ लेते हैं। पर अगर ये भी ज्यादा स्लो लगेगा तो बताना, मैं और स्पीड बढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी अपन यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, ऐप क्लास होती तो मैं वहां पर 80 आवर्स एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, 80 to 90 आवर्स। तो यहाँ तो यूट्यूब वाली बात है, तो मैं भी फास्ट पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने को तो ये बहुत जल्दी भी खत्म हो सकता है, आज 3 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा पूरा एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसा डिमांड आप लोगों की थी कि सर क्वेश्चंस भी करवाइएगा, सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी करवाइएगा, मुझे भी फोन आया, अमित सर के पास भी फोन आया, तो उन्होंने एक सेशन पूरा यूट्यूब पे लगवा दिया है, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो। चलिए, तो पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना है, तो यू नो पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना मतलब कैसे करोगे? पॉपुलेशन को फोरकास्ट कैसे करोगे आप? आपको आज की पॉपुलेशन तो पता है, तो इफ यू वांट टू फोरकास्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हमेशा आज की पॉपुलेशन की मदद से हम क्या करते हैं, आगे की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं, मतलब अंदाजा लगाते हैं। अपन क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। वी गेस दैट आफ्टर दीज मेनी ईयर्स, आफ्टर दीज मेनी डिकेड्स द पॉपुलेशन विल बी दिस मच। नाउ फॉर दैट वेरी पॉपुलेशन वी आर गोइंग टू डिजाइन अवर ट्रीटमेंट स्कीम। क्लियर है बात? चलिए, गुड गुड, चलिए, थैंक यू। आइए, तो फ्यूचर पॉपुलेशन, तो नोट करने से ज्यादा मेरी बातों को सुनना। ज्यादा बातें बता रहा हूं, लिख कम रहा हूं, तो बातों को सुनोगे आराम से, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए, योर टीचिंग स्टाइल इज गुड, चलो थैंक यू। फ्यूचर पॉपुलेशन इज डिजाइंड, या फिर फ्यूचर पॉपुलेशन इज फोरकास्टेड। फोरकास्ट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, ठीक है। फ्यूचर पॉपुलेशन इज फोरकास्टेड और एस्टिमेटेड। पर थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दो, मैं चाहता हूं ज्यादा बच्चे लाइव के सेशन में जुड़े, तो सेशन को शेयर कर दोगे तो ज्यादा बच्चे देख पाएंगे, तो मुझे और मजा आएगा। विद द हेल्प ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स, तो आपके पास उस कम्युनिटी पे पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स होते हैं, और आज की पॉपुलेशन आपको पता है, यू नो द पॉपुलेशन विच इज देयर एट प्रेजेंट, ओके, दैट इज नोन एज प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब इनकी मदद से, पास्ट रिकॉर्ड और प्रेजेंट पॉपुलेशन की मदद से आप निकालते हो फ्यूचर पॉपुलेशन। अब इसको निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं। टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लिस्टिंग आउट ऑल द मेथड, देन आई विल टेल यू विच ऑफ द मेथड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो वेरियस मेथड्स आर देयर। पहले मेथड बताता हूं, फिर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। तो पहले मैं आपको मेथड्स के नाम बता देता हूं, और इनको डिस्कस करने के पहले अपन एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग,
पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूं सारे मेथड्स, ठीक है। मेथड सारे बता दे रहा हूं, लेकिन कौन सा एक्सप्लेन करना है उसको अपन देखेंगे। पहला अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इसको शॉर्ट में एआई मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसको शॉर्ट में जीआई मेथड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीआई मेथड। थर्ड पॉइंट इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। पहले मैं सारे नाम लिख के दे देता हूं, उसके बाद अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके चलो गुड। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। चाहो तो आई आई बोल सकते हो, पर ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, ये आई आई लिखा नहीं जाता, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो आई आई यूज कर सकते हो। फोर्थ इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। फिफ्थ इज मास्टर प्लान मेथड। सिक्स्थ इज ग्राफिकल मेथड। तो नाम बता दे रहा हूं सारे, कौन सा एक्सप्लेन करना अपन देख लेंगे। ग्राफिकल मेथड, जी इज कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। and H is logistic method. So these are the 8 basic methods of population forecasting. तो ये सारे होते हैं आपके बेसिक मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अच्छा आ गए आप भी गेट 2023। मैथमेटिकल मेथड में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, अरिथमेटिक ऑलरेडी एस्टेब्लिश। ठीक है पेशेंस रखो, सब बता दूंगा। सर कम्युनिटी पे मेल पर्सन ज़्यादा होगा कंपेयर टू फीमेल, देन पॉपुलेशन तो जल्दी ज़्यादा, क्या बोल रहे हो, जल्दी ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सारी बातें यहाँ पर समझने के लिए अभी बस जो मैंने बताया उसको देख लो, अभी यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले मैं एक जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए बस यही सारे मेथड्स होते हैं। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। ये 8 मेथड ही होते हैं जो पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम में कभी भी इनके अलावा और कोई नाम आपको दिखे तो उसको टिक मत कर देना। कारण है अभी जो 2022 में आईईएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक नया ही नाम दे दिया था, डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। तो डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड कोई मेथड नहीं होता, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए यही मेथड थे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था कि आपको पॉपुलेशन डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहां पर डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड भी दिया हुआ था और एक नाम था डिक्रीमेंटल डिक्रीज मेथड। चाहो तो पेपर उठा के देख लेना। तो बहुत बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, वो वाला आंसर आते हुए भी छोड़ दिया। इसीलिए बोल रहा हूं ये सारे नाम याद कर लो, इनके अलावा और कोई मेथड नहीं होता पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। क्लियर है बात? ये इसके अलावा और कोई मेथड नहीं होता पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई यहाँ पर, इंक्रीमेंटल। तो थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, बेयर कर लेना, ठीक है। अंग्रेजी कमजोर है, कई बार गलत लिख देता हूं तो बता देना सर स्पेलिंग मिस्टेक है करके, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेथड्स पे अपन आएंगे। एक बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम, हाउ द पॉपुलेशन वेरीज विद टाइम। तो जो पॉपुलेशन होती है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। तो वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम, टाइम के साथ पॉपुलेशन कैसे वेरी करती है। टाइम के साथ जो पॉपुलेशन वेरी करती है उसको अपन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। गुड इवनिंग विनीत बेटा। तो हाउ द पॉपुलेशन वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। दैट कर्व इज नोन एज व्हाट, लॉजिस्टिक कर्व। हाँ क्लास डेली होगा, 8 बजे डेली है। तो किसी दिन टाइम में चेंज आएगा तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो अभी यहां पर ध्यान दो।
पॉपुलेशन टाइम के साथ वेरी करती है, इसको अपन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट ग्राफ इज नोन एज लॉजिस्टिक कर्व, एस कर्व, ऑटो कैटालिटिक कर्व। ये तीन नाम होते हैं इसके, ठीक है, ये तीन नाम होते हैं। तो ये वेरिएशन आपको देखने मिलता है, इसको अपन बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, इसको अपन बोलते हैं एस कर्व। तो ग्राफिकली अपन प्लॉट करते हैं चीजों को और इनके नाम है ये सारे। एक होता है ऑटो कैटालिटिक कर्व, ये तीनों नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक कर्व का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है लॉगरिदमिक, मतलब ये कर्व की इक्वेशन लॉगरिदमिक मिलती है आपको, तो आपने नाम दे दिया लॉजिस्टिक कर्व। ये कर्व का जो शेप होता है वो एस शेप का होता है, तो इसका नाम पड़ गया एस कर्व। ये कर्व की इक्वेशन को डिराइव करने का मेथड है ऑटो कैटालिटिक अप्रोच, तभी इसका एक और नाम है ऑटो कैटालिटिक कर्व। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन कॉमनली यही दोनों नाम यूज होता है। पर इस कर्व की इक्वेशन निकालने का तरीका होता है ऑटो कैटालिटिक अप्रोच। अब ये अप्रोच हमारे अंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर है अभी फिलहाल के लिए, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी फिलहाल डेरिवेशन देखने का मतलब नहीं है, ठीक है। और वैसे भी यहां पर डेरिवेशन तो मैं आपको करवाऊंगा भी नहीं, इतना टाइम तो नहीं है आपके पास। तो अगर यहां पर मैं कर्व आपको प्लॉट करके दिखाऊं, अगर यहां पर कर्व आपको प्लॉट करके दिखाऊं, इस कर्व के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सब आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, तो ये कर्व में जो वाई एक्सिस है वो है पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज टाइम, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। तो टाइम ऐसे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है, और एक मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किसी कम्युनिटी की हो सकती है दैट इज पीएस। इसके बाद ना पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इसके बाद ना पॉपुलेशन घट सकती है, तो ये है सैचुरेशन पॉपुलेशन बोलते हैं, मैं अलग से लिखवा दूंगा। इसके बाद ना पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसके बाद ना पॉपुलेशन घटेगी, ठीक है। तो ये आपने मार्क कर दिया सैचुरेशन पॉपुलेशन। चलो, अब ये जो कर्व होता है, ये कर्व कुछ ऐसा दिखता है, ये कर्व कुछ ऐसा दिखता है, और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको अगर मैं अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके आपको दे दूं तो ऐसा हो सकता है, ये देखिए। तो यहां पर है जोन नंबर 1, दिस इज जोन नंबर 1, दिस इज जोन नंबर 2 एंड दिस इज जोन नंबर 3। तो ये तीन बेसिक जोन्स में मैंने आपके कर्व को डिवाइड कर दिया। समझ में आया? चलो वन बाय वन समझते हैं। ये जोन नंबर 1 मुझे क्या बता रहा है? ये जोन नंबर 1 मुझे ये बता रहा है कि कम टाइम में मुझे पॉपुलेशन में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। देख सकते हो यहां पर कि कम समय में मुझे पॉपुलेशन में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, कम समय में मुझे पॉपुलेशन में ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। आप बोल सकते हो कि यहां पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देखो ये कर्व आपको पूरा ये दिखा रहा है कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये आपको दिखा रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहां मुझे समझ में आ रहा है कि सर बहुत कम समय में मुझे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मान लो यहां पर ये 0 1 2 3 ऐसा आपका स्केल चल रहा है, तो 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, तो यहां पर 1 साल भी बोल सकते हो। तो 1 साल के अंदर मुझे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन देखने मिल रही है, तो जोन 1 में मुझे पॉपुलेशन का जो नेचर मिल रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो यहां पर पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। अब अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रही है तो यहां पर जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और ये इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो dp बाई dt। अब ये dp बाई dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि ये कर्व आपको हमेशा पॉपुलेशन की ग्रोथ बता रहा है। तो dp बाई dt क्या है? इस कर्व का स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन।
अब ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब भी अपन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामीटर इटसेल्फ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। तो ये आपकी पहली कंडीशन यहां पर निकल के आती है। चलिए जोन 2 में देखते हैं। अब ये जोन 2 में मुझे देखने मिल रहा है कि जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक कांस्टेंट रेट के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब भले कर्व ऐसा दिख रहा है आपको, पर आप इसको नियरली एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चल सकते हो। तो ऑलमोस्ट यहां पर एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है मुझे जोन 2 में। यहां जोन 2 में मुझे ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि dp/dt कांस्टेंट ग्रोथ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कांस्टेंट। तो आपको स्लोप कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। इट कैन बी अज्यूम्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अज्यूम्ड एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज यहां पर स्लोप आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो देखो ये मैंने ऐसा बना के दिखाया। ये बात समझ में आती है ना, ये बात भी समझ में आती है। लीनियर इन जोन 2 बिल्कुल करेक्ट। गेट एकेडमी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे यूट्यूब पे बातें कम और पढ़ाते ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर कर्व कैसा है, कुछ ऐसा जा रहा है। यहां पर कर्व अलग से बना के दिखा दिया। थोड़ा सा बात को समझना, यहां पर जो कर्व है ये ऐसा जा रहा है बेटा। क्या देखने को मिल रहा है, ये मत बोलना सर पॉपुलेशन कम हो रही है। मैं अभी भी बता रहा हूं ये कर्व आपको रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही बता रहा है। पर यहां पर देखो जो कर्व का स्लोप है, कर्व का जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है बेटा। ये जो कर्व का स्लोप है आप देख सकते हो ना, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, कर्व का बेटा स्लोप कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन की ग्रोथ में, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दैट इज डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है आप देख सकते हो, लेकिन पॉपुलेशन का जो बढ़ने का रेट था दैट रेट इज नाउ डिक्लाइनिंग। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नो बेटा दिस इज नॉट नेगेटिव स्लोप, दिस इज नॉट नेगेटिव स्लोप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नेगेटिव स्लोप है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ऐसा मैंने कमेंट नहीं किया नेगेटिव है स्लोप। नेगेटिव स्लोप अगर होता तो ये कर्व ऐसा हो जाता, ये नेगेटिव हो रहा है। बट दिस इज नॉट गेटिंग नेगेटिव, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। हाँ ये बात एकदम करेक्ट है संदीप आपकी, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इज गेटिंग डिक्रीज। अब स्लोप डिक्रीज मतलब dp/dt कम हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय dp/dt, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी उसके ग्रोथ रेट में मुझे डिक्लिनेशन मिल रहा है। पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हो रही है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। दैट मींस द स्लोप ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग डिक्लाइंड ओवर हियर। चलिए वेरी गुड। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो अपन समझते हैं कि आप स्लोप को डिक्रीजिंग कैसा दिखा सकते हो। तो dp/dt तो आपको यहां भी दिखाना है, ठीक है सर दिखा देते हैं। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कांस्टेंट वैल्यू में से, अब ये बात जिंदगी भर के लिए याद रखना, अगर कांस्टेंट वैल्यू में से आपने किसी इंक्रीजिंग वैल्यू को माइनस किया, अगर कांस्टेंट वैल्यू में से आपने इंक्रीजिंग वैल्यू को माइनस किया तो आपको डिक्रीजिंग मिल जाता है। तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा, PS कांस्टेंट है। इसमें से अगर मैंने कुछ इंक्रीजिंग को माइनस किया, क्या इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे डिक्रीज मिल जाएगा। तब ये मुझे बता रहा है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज गेटिंग डिक्रीज्ड। तो dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS माइनस P। कांस्टेंट में से इंक्रीजिंग पैरामीटर को माइनस करोगे आपको डिक्रीजिंग मिल जाएगा, और वो चीज यहां पर मिल चुकी है। जाहिर सी बात है ना, आप एक नंबर कांस्टेंट मान लो 10, पहले आप करो 10 - 5, आपको क्या मिल गया, 10 - 5 किया आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब आप क्या कर दो 10 - 4 कर दो, आपको 6 मिल जाएगा। तो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहां पर आप इंक्रीजिंग को माइनस करते हो, 5 की जगह अगर मैं यहां पर 6 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो मुझे डिक्रीजिंग वैल्यू मिल जाएगी। देखो यही चीज बता रहा हूं, कांस्टेंट में से इंक्रीजिंग को माइनस करो आपको डिक्रीजिंग मिल जाएगा। आगे भी देख सकते हो 10 - 7 आपको डिक्रीजिंग मिल जाएगा। तो ये इंक्रीज करते जाओ, यहां पर डिक्रीज होता जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो वही चीज मैंने यहां पर करी है। तो ये तीनों जोन होते हैं, दीज आर द, यस PS इज सैचुरेटेड पॉपुलेशन, वेरी गुड। बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए गुड, तो ये बातें समझ में आती है आपको, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। अब ये कर्व को भूल मत जाना, अब ये कर्व को भूल मत जाना, अपन आगे फिर से आएंगे इस कर्व की तरफ। अब यहां से मुझे कर्व का शेप कैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक S कर्व जैसा दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोलॉजी में भी S कर्व पढ़ते हो ना, वो भी ऐसे ही कुछ बनता है।
तो ये जो एस कर्व देखने को मिल रहा है तभी यहां पर नाम पड़ गया एस कर्व। और लॉजिस्टिक क्यों है? क्योंकि इसकी इक्वेशन लॉगरिथमिक है, वो अपन बात करेंगे उसके बारे में, आज ही बात करेंगे। चलो ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड है एआई मेथड। अब फुल फॉर्म नहीं लिख रहा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपको बता चुका हूं मैं। तो हर एक मेथड की एक अपनी अजम्पशन होती है, हर एक मेथड की एक अपनी अजम्पशन होती है और उसी अजम्पशन पे वो काम करता है। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हमको क्या जानकारी देता है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड मुझे ये जानकारी देता है कि सर वी अज्यूम दैट एवरेज ऑफ, अब ध्यान सुनना, वी अज्यूम दैट एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। वी अज्यूम दैट, अगर मैं अज्यूम पहले बोल रहा हूं कि वी अज्यूम दैट एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, तो ये मेरा अजम्पशन है। तो मैंने जो बात बोली कि वी अज्यूम दैट एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो एक्स बार मैंने नाम दे दिया। ये एक्स बार क्या है? दिस एक्स बार इज एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमने पूरे सिस्टम में एक्स बार को कांस्टेंट रख लिया, हमने पूरे सिस्टम में एक्स बार को कांस्टेंट रख लिया। वी हैव अज्यूम्ड दैट एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब बेटा ध्यान से देखना, वर्ड बाय वर्ड देखना। मुझे अगर एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालूंगा। सबसे पहले मैं, कल अपन क्वेश्चन कर लेंगे और समझ में आ जाएगा, पर आज मेथड समझ लो। कल अपन क्वेश्चंस कर लेंगे 2-3 सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए मैंने पहले निकाला इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन के बाद मैंने क्या कर दिया? इसका एवरेज कर दिया। तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप कैसे निकालोगे? इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पास्ट डेटा की। तो पास्ट पॉपुलेशन डेटा की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पास्ट पॉपुलेशन डेटा की मदद से आप निकालोगे इंक्रीज। अब उस इंक्रीज का आप कर दोगे एवरेज और वहां पर आ जाएगी आपकी एक्स बार की वैल्यू। अब ये जो एक्स बार की वैल्यू है इसको अपन प्रेजेंट पॉपुलेशन पे कंसीडर करते हैं और फ्यूचर पॉपुलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां चाहो तो लिख सकते हो कि दिस एक्स बार इज कंसिडर्ड ओवर प्रेजेंट पॉपुलेशन to get future population। ठीक है, तो जैसे मान लो एट टाइम t इक्वल टू 0 में या इनिशियल टाइम में हमारी पॉपुलेशन है p इज इक्वल्स टू p नॉट। ये मेरी आज की पॉपुलेशन है, दिस इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ओके, माइंड यू दिस इज नॉट द बेस पॉपुलेशन, दिस इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज की पॉपुलेशन। अब आज की पॉपुलेशन से मुझे आगे वाली पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, बन जाएगा यहां पर भी। अगले टाइम पे चले गए, यहां पर मुझे मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू p1। अभी मैंने ऊपर लिखा कि ये जो x बार है इसको प्रेजेंट पॉपुलेशन में कंसीडर करते हुए फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना है। तो p1 को मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट पॉपुलेशन में जब मैंने x बार को कंसीडर कर लिया। क्या ये बात समझ में आती है? ऊपर जो मैंने लिखा ना, मैंने बोला हर एक मेथड का एक अजम्पशन होता है, वो अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। तो एक्स बार को अगर मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन पे कंसीडर कर लूंगा तो मुझे आगे वाली पॉपुलेशन मिल जाएगी। बिल्कुल समझ में आती है, क्लियर बात है। अब और टाइम बढ़ा दो, p इज इक्वल्स टू p2। अब p2 के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? p1 है। p2 के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? p1 है। उसमें मैं x बार को ले लेता हूं। अब p1 की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं p नॉट प्लस एक्स बार, और एक और x बार यहां पर प्रेजेंट है। तो मुझे अल्टीमेटली जो p2 का वैल्यू मिला विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन, दैट इज p नॉट प्लस 2x बार। आ रही बात समझ में? तो जो बातें मैंने बोली उसी बातों को मैं आपको समझा रहा हूं। आज की पॉपुलेशन को मैंने कल की पॉपुलेशन में कंसीडर करके नेक्स्ट पॉपुलेशन निकाल लिया। p2 के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन p1 है, p2 के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन p1 है, तो उसके हिसाब से p1 प्लस एक्स बार हो गया। p1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, p1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो बस आप आगे बढ़ाते जाओ।
ये सेम चीज आगे बढ़ाते जाओगे, टाइम t इक्वल टू tn में जब आप जाओगे तो आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी nth पॉपुलेशन। तो जो भी टाइम की आपको निकालनी हो वो हो जाएगा p नॉट प्लस n x बार। तो ये तरीका होता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से फ्यूचर पॉपुलेशन निकालना, आज की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो p नॉट क्या है, मेरी आज की पॉपुलेशन। p नॉट क्या है, मेरी आज की पॉपुलेशन है। जितना पॉपुलेशन का डिफरेंस होगा ईयर पर डिकेड, उनका एवरेज लेके जितने ईयर पर डिकेड का निकालना है उस एवरेज पॉपुलेशन पे मल्टीप्लाई करके आखिरी पी में प्लस कर देंगे। बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। गेट 2023। अमन कुमार, लव योर लेक्चर सर, मैनी डाउट्स आर क्लियर रिगार्डिंग मैक्सिमम डेली। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए तो ये बात समझ में आ जाती है अपन को। तो ऐसे निकालते हो आप nth पॉपुलेशन। तो जैसा अभी इन्होंने बताया गेट 2023 ने, उनके हिसाब से ये था कि आपको आगे वाली पॉपुलेशन निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पहले पॉपुलेशन का डिफरेंस निकालोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हर साल पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके बाद उनका एवरेज लोगे, उसको आज की पॉपुलेशन में इंक्लूड कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हेन इन विच यू हैव टू कैलकुलेट। चलिए वेरी गुड। तो ये जो n है दिस इज नंबर ऑफ डिकेड्स। तो ये आप अपनी समझ के लिए ऐसा कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो। अगर टाइम ईयर में दिया है तो उसको डिवाइड बाय 10 कर देना तो नंबर ऑफ डिकेड्स आ जाएगा आपका। जैसे 2011 से 2021 10 साल होता है, मतलब एक डिकेड। तो पर डिकेड मतलब 10 साल। 2001 से 2011, 2001 से 2021, तो 2001 से 2021 के बीच में 20 साल होते हैं। तो 20 साल मतलब 2 डिकेड्स। तो ये तरीका होता है निकालने का। तो n हमेशा आपको डिकेड्स में सब्स्टिट्यूट करना है, ये बात का याद रखना। ऑलवेज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ n इन डिकेड्स। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर कौन सा पोर्शन है ग्राफ का जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने क्या बोला कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन को मैंने कांस्टेंट मान के चला है, उसका एवरेज निकाल लिया था। तो यू आर अज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अभी कांस्टेंट रेट में आपको ये वाला ग्राफ मिल रहा है। तो जो जोन 2 है कर्व का, दिस जोन 2 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो ये बात एकदम ध्यान रखना। तो दिस इज व्हाट, zone 2 of the curve। लॉजिस्टिक कर्व। क्लियर है? कई बार पूछता है बेटा zone 2। आई थिंक नो, यू डोंट थिंक, यू शुड बी वेरी मच confident in your answer। okay, so your answer is correct। doesn't matter if you give wrong answer, I am there to correct you। I am there to correct you। okay, चलो ये बात समझ में आती है। आगे चलते हैं अगले मेथड में, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। जीआई मेथड। जीआई मेथड, चलिए what do you mean by GI method? मतलब geometric increase method। now in geometric increase method again we have to take some assumption। so whenever we are solving any future population, if we are forecasting any future population by any of the method, first of all we should know what are the assumptions which are being involved over here। तो AI method का मतलब समझ में आ गया आपको। GI method में क्या बोलता है, अब इस मेथड में आप क्या कांस्टेंट मानते हो, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। तो किस रेट से पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है ना, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो dp by dt इंटू 1/p इंटू 100, इसको कांस्टेंट मान लिया। अब ये आपका क्या है, r है, परसेंटेज r। अब यहां पर आप क्या करोगे, इस परसेंटेज r को कंपाउंड कर दोगे। अब दिस इज नोन एज द मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रेट ऑफ ग्रोथ को कंपाउंड करना पड़ेगा आज की पॉपुलेशन में। पहले वाले में आपने सिंपल बस उसको ऐड कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। अब इसमें आपको कंपाउंड करना पड़ेगा, मतलब द पॉपुलेशन इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय दिस मच ऑफ परसेंटेज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू। मतलब यहां पर समझने के लिए जैसे मैं बोलता हूं 10% इंक्रीज बोल रहे हो आप, इंक्रीज इन y, तो आप क्या बोलते हो कि y में
10% आपने क्या किया, बढ़ोतरी कर दी, ये बोलते हो ना, दिस इज नोन एज 10% इंक्रीज इन वाई। तो इनिशियल वैल्यू जो वाई की थी उसमें 10% और बढ़ गया, तो यही सेम काम आपको यहां पर भी करना है। अगली पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आज वाली पॉपुलेशन में उसको इतने रेट ऑफ ग्रोथ के साथ बढ़ाना है, मतलब इसको कंपाउंड कर देना है उसके ऊपर आपको। क्लियर है बात? और ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आपकी, परसेंटेज आर जो है, दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। चलिए, मतलब ये जो परसेंटेज आर निकला इसका भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक बात और लिख देता हूं कि एवरेज ऑफ, अभी ये कैसे निकालते हैं मैं आपको अलग से बता दूंगा। एवरेज ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, एवरेज वैल्यू ले लिया आपने। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर भी एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट, पॉपुलेशन आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, दिस इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। टाइम बढ़ाते जाइए बेटा, यहां पर पॉपुलेशन हो जाएगी P1। अब ये P1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज वाली पॉपुलेशन में इस R को कंपाउंड करना पड़ेगा, मतलब इतने परसेंट से आपको पॉपुलेशन बढ़ानी है, ये बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो P1 ऐसे निकलेगा, समझ में आया ना? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाल ली। तो यहां पर मैं आर बार लिख देता हूं, या आर बार कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस रखो, या आर बार कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, उसी तरह अगर मैं बात करूं, अब P2 के लिए P1 आप बन जाता है प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो P2 के लिए P1 इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, R बाय 100 टाइम्स ऑफ P1। तो आप ऐसा बोल सकते हो यहां पर P1 1 प्लस, अगेन R बार है बेटा, R बार अपॉन 100। नाउ P1 कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ P0। तो आपको यहां पर मिल जाएगा P0, P1 की जगह ये लिख दो 1 प्लस R बार अपॉन 100। अब यहां पर एक और R बार अपॉन 100 है, 1 प्लस R बार अपॉन 100 है, तो यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या, P2। दिस इज द वैल्यू ऑफ P2। समझ पा रहे हो बात को? P1 की जगह ये लिख दिया, अब पहले से यहां पर एक और है ये 1 प्लस R बार अपॉन 100। तो ये तरीका होता है निकालने का। अब ऐसे अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, पॉपुलेशन इक्वल टू Pn। अब यहां पर Pn अगर आपको निकालना है तो Pn आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस R बार अपॉन 100 का पावर n। तो ये तरीका होता है निकालने का। This is the method to estimate the future population by taking the help of present population. शानदार सर, यू आर ग्रेट। ठीक है बेटा, अरे सर कितने लेक्चर में एनवायरनमेंट कंप्लीट करने वाले हो? कल कर देंगे कंप्लीट, ठीक है? कल पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक? चलो, आप तो मान लेना कि आज ही कंप्लीट हो गया, तो जस्ट अज्यूम कि आज पूरा एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पर ये जो आर बार निकालना है वो कैसे निकालना है? ये आर बार निकालने के तरीके 3-4 होते हैं, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान में रखना है कि आपको आर बार निकालना है बाय ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है? तो आर बार कैन बी कैलकुलेटेड एज ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको चाहो तो अरिथमेटिक मीन से भी निकाल सकते हो, पर आपका जो अजम्पशन है कि परसेंटेज आर को कांस्टेंट लेते हुए चलना है, तो परसेंटेज आर को कांस्टेंट अगर लेना है तो यहां पर आर बार आप ज्योमेट्रिक मीन से निकालोगे। यू कैन कैलकुलेट बाय अरिथमेटिक मीन ऑल्सो, पर वहां पर आर बार थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। आर बार को थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखना है तो आपको यहां पर ज्योमेट्रिक मीन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू RN की पावर 1/n। दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। अभी R1 R2 क्या होता है? R1 इज इक्वल्स टू
P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। क्लियर है? वैसे ही अगर R2 आपको निकालना है, R2 कैसे निकाल सकते हो? P3 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P2 इंटू 100। जनरल तरीके से बात करूं तो Rn जो होगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू Pn प्लस 1 माइनस Pn अपॉन, तो आगे वाली पॉपुलेशन मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चलिए, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट R। ऐसे निकालोगे आप R, देन उसके बाद इसका एवरेज निकालोगे बाय ज्योमेट्रिक मीन। फिर उसके बाद ये जो पीछे वाला फॉर्मूला आपको बताया, इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना, इसमें पुट करके सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो थर्ड ऑफ द मेथड इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अच्छा, ये वाला जो आपने अभी लिखा है मेथड, ये कौन से पोर्शन को फॉलो कर रहा है ग्राफ के? कि आपको पॉपुलेशन में एकदम एक्सपोनेंशियल चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये वाले पोर्शन को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, तो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ये वाले पोर्शन को फॉलो कर रहा है वो। समझ में आ रही बात? तो dp बाई मतलब जोन 1 को फॉलो कर रहा है आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं कि जोन वन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। यहां पर फिर से मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज, सबसे पहली बात, ये एक्सटेंशन है आपके एक्सटेंशन है आपके अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज द एक्सटेंशन ऑफ अरिथमेटिक इंक्रीज। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ अब इसका अजम्पशन क्या है? इसका अजम्पशन ये है कि आप क्या करते हो, एवरेज ऑफ इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। फिर से सुनना, एवरेज ऑफ इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज, मतलब सबसे पहले आपने इंक्रीज निकाला, वो जो एक्स बार वाली चीज में बताया था उसमें अरिथमेटिक में, दैट वाज व्हाट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इंक्रीज का भी कितना इंक्रीज है वो आप निकालोगे, तो इंक्रीज का इंक्रीज इज नोन एज व्हाट, इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो पहले आपने एक्स बार निकाला, x1 x2 x3 x4, उसके बाद आपने उसमें कितना इंक्रीज हुआ वो निकाला, दैट इज नोन एज इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो आपने इंक्रीज का इंक्रीज निकाला, ऐसा समझ सकते हो। इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज is assumed to be constant, is assumed to be constant। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया था, ये आपकी पॉपुलेशन थी P1 P2 P3 P4। सबसे पहले पॉपुलेशन का आपने निकाला था इंक्रीज, जिसको आपने x नाम दिया था। तो x1 कितना था, P2 माइनस P1 था। x2 कितना था, P3 माइनस P2 था। x3 कितना था, P4 माइनस P3 था। ये था पॉपुलेशन में इंक्रीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज ऑलवेज इंक्रीज। नेक्स्ट आप y बार से डिनोट करते हो इसको, दिस इज डिनोटेड बाय y बार। y बार मतलब क्या होता है, इनमें इस पर्टिकुलर इंक्रीज में कितना इंक्रीज आया, मतलब आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है, यहां पर आपको x3 माइनस x2 करना है। तो यहां पर वैल्यू आपको मिलेगी y1 और इधर आपको वैल्यू मिलेगी y2। देन जो आपका y बार होगा वो इनका एवरेज होगा, y1 प्लस
y2 डिवाइडेड बाय ये, इसको आप कांस्टेंट लेके चलोगे। क्लियर बात, इसको आप कांस्टेंट लेके चलोगे, मतलब पहले इंक्रीज निकाला फिर इंक्रीज का भी इंक्रीज निकाल दिया, दैट इज y बार। तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, कल क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। चलो तो इधर भी लिख दो पहले एवरेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज ओवर इंक्रीमेंटल इंक्रीज, एवरेज ऑफ, इसको कांस्टेंट लेते हुए चलोगे। तो यहां पर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी भी है और लेट भी हो रहा होगा। तो ये क्या है आपका अरिथमेटिक इंक्रीज है। अब इसका आपको निकालना है एक्सटेंशन, इसी को आपको एक्सटेंड करना है, वहां पर आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई बार। ये होता है आपका फॉर्मूला इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का। अब यहां पर बात को सुनना, आपने तो बेटा अज्यूम किया था कि ये वैल्यू जो है बढ़ रही है, मतलब आपने तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू निकाली, दैट मीन्स आपने इंक्रीज निकाला। तो आप तो ये मान के चल रहे थे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पर शायद ऐसा हो जाए कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही हो। मतलब यहां पर आपने जो वैल्यू निकाली यही मान के चला ना कि यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, इंक्रीज निकाला। पर ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाए, तो ये जो वाई बार की वैल्यू है ये प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी आ सकती है। तो you have assumed that there is a increase over incremental increase, but there is a possibility that in actual the population is getting decreased। समझ रहे हो बात को ना, ऐसा पॉसिबल है कि आपने तो मान के चला कि इंक्रीज हो रहा है पर वास्तव में वो डिक्रीज हो रहा था। तो इसलिए ये जो y बार की वैल्यू है या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, y बार की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए कई बार ऐसा लिखा जाता है फॉर्मूला प्लस माइनस y बार। समझ में आ रही बात, प्लस माइनस वाई बार, ये मल्टीप्लीकेशन में है इसके, दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। दूसरी बात जहां बच्चे गलती करते हैं, अगर वाई बार नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही पुट करना, कोई मॉड्यूलस लगा के वहां पर पॉजिटिव मत कर देना। डोंट अज्यूम एनीथिंग, डोंट अज्यूम एनीथिंग, वॉट एवर इज द मैग्नीट्यूड कमिंग ओवर हियर यू हैव टू टेक दैट इनटू द अकाउंट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लेके चलोगे, अपने मन से कुछ काम मत करना। ठीक है, हाँ यस डेफिनेट, वेरी गुड एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए तो गेट 2023 आपकी बात भी एकदम सही है, उस पॉइंट पे मैं अभी आ जाऊंगा, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। एक लास्ट मेथड बचा है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, फिर ये छोटे मोटे कंक्लूजन्स है उसको अपन देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है, आगे चलते हैं। पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ठीक है, अब ये भी एक मेथड है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, अब ये भी एक मेथड है। तो आपको यहां पर क्या करें, हाँ लेकिन बहुत अच्छी बात आपने बोली, जीरो आए तो जीरो लेना, लेकिन उसमें बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखो तो y1 वैल्यू मिला आपको, यहां पर मान लो जीरो मिला, यहां पर आपको मान लो y2 मिला, y बार निकालना है आपको। तो y बार y1 प्लस जीरो प्लस y2, यहां पर डिवाइड बाय 3 ही करना बेटा, यहां पर डिवाइड बाय 2 मत करना, ये बोल के कि यहां पर जीरो आ गया। तो आपने बात उठाई तो मैंने उसको और बता दिया आगे। तो y1 जीरो अगर आ जाती है वैल्यू तब भी यहां पर डिवाइड बाय 3 होगा, बिकॉज दिस इज द ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। समझ लो बात को, यहां पर ये मत बोलना कि मुझे 2 वैल्यू मिली है तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, डिवाइड बाय 3 होगा यहां पर। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, तब मैंने आगे इस चीज को और बता दिया। तो मुझे मालूम है कहां कहां पर गलतियां करते हैं बच्चे, तो वो सब चीजें मैं हाईलाइट करता चलूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट मेथड देखते हैं। अब इसमें क्या अजम्पशन है, एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ, is assumed to be constant। ध्यान से देखना,
एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ, नाउ टू बी मोर प्रिसाइज एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ लिख देता हूं। अभी समझाने के लिए लिखा था, अब एक्चुअल में आपको बता देता हूं। एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज रेट ऑफ, वन बाय वन पढ़ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये तो आपको निकालना आता है, अपन ने ज्योमेट्रिक इंक्रीज में देखा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज में देखा परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, ये बात आपको पता है। तो दिस इज नथिंग बट आर ओनली। अब यहां पर मान लो आपको R1, R2, R3 जो वैल्यू मिल जाती है, ये जो वैल्यूज मिलती है, अब इन रेट ऑफ ग्रोथ में डिक्रीज कितना है उसका एवरेज। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, रेट ऑफ ग्रोथ निकाला। अब रेट ऑफ ग्रोथ में डिक्रीज कितना है, तो मतलब R1 माइनस R2, डिक्रीज मतलब होता है फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। इनिशियल माइनस फाइनल विल गिव यू डिक्रीज, फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू इंक्रीज। तो बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी जिसको ना पता हो वो अप्लाई कर सकता है। जब भी डिक्रीज निकालो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू करोगे, तो रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, पर गलतियां होती है इसलिए मैं बता रहा हूं। इंक्रीज निकालोगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देना। तो अभी मैं डिक्रीज निकाल रहा हूं, देखो वन बाय वन पढ़ो। परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लिया, अब इनका डिक्रीज निकालना है। तो R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, इसको मान लेते हैं अपन D1, इसको मान लेते हैं D2। अब इसका एवरेज आप मान लो D बार, दिस इज इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया आपका एवरेज। बहुत आराम से बात को समझना। बच्चों को ये मेथड टफ लगता है, क्यों टफ लगता है, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला मेथड है। तो बहुत आराम से बता रहा हूं, उसको समझ लेना, थोड़ा सा टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 15-20 मिनट में अपन सेशन खत्म कर देंगे, कल अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको मैं और सिस्टमैटिक तरीके से लिख के दिखाऊं तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले निकाला आपने R1, R2, R3, R4। नेक्स्ट आप निकाल रहे हो इनका डिक्रीज। तो डिक्रीज कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, देन R3 माइनस R4। इसको आप ले लो D1, इसको आप ले लो D2, इसको आप ले लो D3। नेक्स्ट आप क्या कीजिए बेटा, आप यहां पर कर दो D बार। बहुत आराम से देखना, ठीक है, एकदम आराम से देखना, हड़बड़ाना मत यहां पर, नहीं तो एक बार समझ लोगे हमेशा समझ में आ जाएगा। इसका एवरेज ले लीजिए, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या आ गया बेटा, एवरेज आ गया। तो मतलब मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा वो बातें मैंने यहां पर सेटिस्फाई करवा दी। एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, ये परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ था, इसका डिक्रीज निकाला, इसका एवरेज ले लिया D बार। इसका क्या मतलब होता है बेटा, कि मतलब हर साल आपकी जो पॉपुलेशन है, बहुत केयरफुली मेरी बात सुनना, हर साल आपकी जो पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर रेट से डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था उसमें डिक्रीज हो रहा है बाय अमाउंट ऑफ D बार। पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो उसका रेट ऑफ ग्रोथ है, जो स्लोप है, उसमें हर साल इतना डिक्रीज हो रहा है, उसमें हर साल इतना डिक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है बेटा, अब यहां से क्या बात समझ गए, यहां से सर हमने ये बात समझी कि अगर मैं R5 निकालूंगा यहां पर, यहां से जब मैं R5 निकालूंगा तो R5 मेरा क्या हो जाएगा, R4 माइनस D बार हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है, मतलब हर साल आपकी जो पॉपुलेशन है वो इस मात्रा से डिक्रीज होते जा रही है। समझ गए बात, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। ये मैंने क्या चीज लिखी, ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, मुझे जल्दी बताओ। हर साल मेरी पॉपुलेशन इस रेट से डिक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज D बार एवरी ईयर। गॉट द पॉइंट। इसी तरह अगर मैं R6 निकालना चाहूंगा तो R6 क्या हो जाएगा, R5 माइनस D बार हो जाएगा, यानी R4 माइनस 2D बार हो जाएगा। क्लियर है ना बात। अब इसके बाद आपका काम आसान है, इसके बाद तो आपको वही पॉपुलेशन निकालनी है। मतलब मान लीजिए यहां पर पॉपुलेशन होगा P4, इसके केस में यहां पर पॉपुलेशन P1, P2, P3, P4। आपको P5 अगर निकालना है तो वही प्रेजेंट पॉपुलेशन की तरह से निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको P4 मालूम है, तो P4 में आप क्या कर दो, 1 प्लस R5 क्या है, R4 माइनस D बार अपॉन 100। ये तो आपका वही मेथड है, कौन सा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है। वैसे P6 आपको निकालना है, अभी P4 आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो P4 1 प्लस R4 माइनस 2D बार अपॉन 100। हर साल बेटा पॉपुलेशन को ऐसे डिक्रीज कराते जाना।
हर साल पॉपुलेशन को आप ऐसे डिक्रीज करवाते जाना, मतलब इस डी वैल्यू से पॉपुलेशन को डिक्रीज कराते जाओगे। तो 1/1 जो स्टेटमेंट लिखा था उस स्टेटमेंट को यहां पर जस्टिफाई किया है, और ऐसे आप आगे आने वाली पॉपुलेशन को निकाल सकते हो। आपको बात ये समझ में आ रही है कि सर हर साल पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसमें मुझे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट मींस द स्लोप ऑफ द कर्व इज डिक्रीजिंग, माय पॉपुलेशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स द सैचुरेशन। मेरी जो पॉपुलेशन है वो टेंड कर रही है सैचुरेशन के ऊपर, पर सैचुरेशन हो नहीं रही है। इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर, कि आपकी कोई वैल्यू टेंड कर रही है उसकी तरफ। मतलब आप बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब ये x 0 होने जा रहा है, पर x अभी 0 हुआ नहीं है। आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, पर पॉपुलेशन आपकी सैचुरेशन पहुंची नहीं है, टेंड कर रही है सैचुरेशन को। समझ में आ रहा है? d1 d2 कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव नो मैटर, ओके। तो जो वैल्यू आएगा आप उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे। मैं बस आपको समझा रहा था कि आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, और इसका मतलब क्या होता है वो बता रहा था। तो यहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द सैचुरेशन, तो ये एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर होता है, मतलब ये पॉपुलेशन आपकी सैचुरेशन को टेंड कर रही है पर सैचुरेशन हो नहीं रही है। ये जो कर्व में आप देख सकते हो, ये डिक्रीज होते होते सैचुरेशन के बराबर जा रही है पर अभी हुई नहीं है, बट नाउ दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स द सैचुरेशन, ओके। तो ये चारों बेसिक मेथड आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मास्टर प्लान मेथड है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। हाँ, पेड कोर्सेज में मैं बताता हूं, अलग बात है, पर अभी बताने का मतलब नहीं है। तो मास्टर प्लान मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, नाम बता दिया आपको, पर अभी उसके बारे में जानकारी जरूरी नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने में वो भी मेथड होते हैं और यूज किए जाते हैं, ठीक है। कभी समझना होगा तो अलग से अपन देख लेंगे, पर अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स बता देता हूं। तो आपका है टाइप ऑफ सिटी, जो बात आप शुरू में बोल रहे थे, तो वो बात अभी बता देता हूं मैं। टाइप ऑफ सिटी, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। टाइप ऑफ सिटी, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। चलिए, पहला, यंग एंड डेवलपिंग सिटी। हाँ, थोड़ा सा जानकारी मैं आपको लॉजिस्टिक मेथड की दे दूंगा, तो अभी अपने पास 10-15 मिनट है। तो लॉजिस्टिक मेथड क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसकी इक्वेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा उसका। तो यंग एंड डेवलपिंग सिटी, तो लॉजिस्टिक मेथड जो है ना वो एसएससी जेई मेंस बोलो या आईईएस का मेंस बोलो, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, वहां से बहुत पूछता है वो। तो लॉजिस्टिक मेथड से एस्टिमेट करने के लिए बहुत पूछा जाता है, आपके आईईएस के मेंस एग्जाम में, एसएससी जेई के मेंस एग्जाम में भी पूछा है। ऐसी सिटी है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करोगे, ठीक है। सिटी आपकी अगर ओल्ड है तो आप यूज करोगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। सिटी आपकी अगर वेरी ओल्ड है तो आप यूज करोगे या तो अरिथमेटिक इंक्रीज यूज करोगे, या तो आप यूज करोगे डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अब आपका स्टेटमेंट एकदम मैं बोलूंगा एकदम करेक्ट है, गेट 2023। तो इसलिए हर एक चीज का टाइम होता है कब कौन सी चीज समझाई जाती है। तो अपन 1 by 1 पहले मेथड समझे हैं, अब उसके बाद अपन यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप कौन से मेथड को कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं मैं रिगार्डिंग लॉजिस्टिक मेथड, ठीक है। क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि है तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड ये भी, और पूछा नहीं है कभी गेट में, तो हो सकता है कभी पूछ ले। लॉजिस्टिक मेथड अगर अपन देखें
तो ये जो एक कर्व मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर, दिस वॉज एक्चुअली अ लॉजिस्टिक कर्व, और ये जो कर्व अपन ने बनाया था ना, ये वाला, ये लॉजिस्टिक मेथड के लिए। तो ये है आपकी पॉपुलेशन पी नॉट, ये है पॉपुलेशन पी वन, ये है पॉपुलेशन पी टू, ठीक है। और यहाँ पर टाइम है टी नॉट, यहाँ पर टाइम है टी वन, यहाँ पर टाइम टी टू। क्या पूछ रहे हैं? प्रेजेंट इंडिया कम्स अंडर, ये तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, सिटी टू सिटी डिफरेंट वेरी करता है, वो हर शहर का अलग होता है, तो दैट कैन नॉट बी। देखो उन्होंने जवाब भी दिया है गेट 2023 ने, दीज मेथड्स आर फॉर सिटी नॉट फॉर होल इंडिया, बिकॉज बिल्कुल सही बात है, तो हर सिटी के लिए अलग होता है, हर शहर के लिए वो बात अलग होती है, ऐसा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी तक बेटा अपन ने क्या किया था, सारे कैलकुलेशन जो किए थे वो प्रेजेंट पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में किए थे। जितने भी अभी मैंने 4 मेथड आपको बताए हैं, चारों मेथड में सारे कैलकुलेशन हुए थे विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। जो लॉजिस्टिक मेथड है बेटा, ये इकलौता ऐसा मेथड है, बात को सुनना, जहां पर आप लोग कैलकुलेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पॉपुलेशन। तो ये आपका बेस पीरियड है, इसके रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन की जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन की जाएगी। तो कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो आपने टेबल बनाया ईयर 2000 से, और वैल्यूज है आपके पास, जैसे मान लीजिए 2010, और वैल्यूज है आपके पास जैसे 2020, ये सारी वैल्यूज है आपके पास। तो ये जो ईयर 2000 था, ये आपका क्या बन जाता है? बेस पीरियड। दिस इज योर बेस पीरियड। और ये जो T1 मैंने लिखा है, ये T1 मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया, बात को सुनना, अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी यहां पर मेरी पहली बात को सुनना। मैंने बोला कि सारे कैलकुलेशन आप करोगे बेस पीरियड के रिस्पेक्ट में, तो बेस पीरियड है 2000। तो यहां जो मैंने T1 लिखा है, T1 क्या है एक्चुअली? T1 है 2010 माइनस 2000। तो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन यू हैव टू डू विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पर आपको सारी कैलकुलेशन करनी है बेस पीरियड। अभी समझ लो, बाद में गड़बड़ कर दोगे यहां पर, तो डायरेक्टली इसको T1 मत ले लेना। T1 इज द टाइम विद रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड। तो ईयर यू हैव टू कंसीडर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड। तो यहां पर 2010 माइनस 2000 करोगे तो ये आ जाएगा 10 साल। तो T2 क्या हो जाएगा? 2020 माइनस 2020। ये बात समझ पा रहे हो मेरी? सारे कैलकुलेशन बेटा आपको करने हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर ये चीज तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताई, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। अगले पेज में मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं। तो कैलकुलेशंस, तो कंडीशन है इसकी, जैसे मैंने बोला हर मेथड का अपना एक अजम्पशन होता है। तो यहां पर बोला कैलकुलेशंस आर डन विथ रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड। तो कैलकुलेशंस आर डन विथ रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, आप लॉजिस्टिक मेथड को तभी यूज कर सकते हो इफ एंड ओनली इफ, तो मतलब लॉजिस्टिक मेथड कैन बी यूज्ड, इसकी कंडीशन नंबर 2, इफ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप इस कंडीशन को, मतलब इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अभी रुक जाओ, इधर उधर की बात मत करो, अगर नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस आर डन विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड। और ये जो T1 T2 निकालना है, ये आपको बेस पीरियड के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब 2010 में से 2000 माइनस किया, 2020 में से 2000 माइनस किया, तो ये सारे कैलकुलेशन करने हैं आपको। दूसरी कंडीशन, T2 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। अगर ये कंडीशन
सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप लॉजिस्टिक मेथड नहीं लगा सकते बेटा। यू कैन नॉट अप्लाई द लॉजिस्टिक मेथड, फॉर दिस यू हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये बात समझ में आई। और T2 T1 मैंने बताया था। तो मुझे बताओ ये वाली कंडीशन में लग जाता क्या? यहां बिल्कुल लग जाता, क्योंकि यहां पर T2 मुझे दिख रहा है, T1 का ट्वाइस है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता तो मैं लॉजिस्टिक मेथड को बिल्कुल अप्लाई कर लेता। तो इसके रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन है P1, इसके रिस्पेक्ट में है पॉपुलेशन P2। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आती है। तो यू आर फ्रॉम गेट 2023, बताओ भाई, इनको आंसर करो अब। पहले इनका नाम गेट 2022 था, उनका नाम करेक्ट करवाया गया गेट 2023 की। 2022 का गेट तो बीत चुका है, तो उनका नाम करेक्ट करवाया गया। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इक्वेशन क्या है इसकी? तो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये इक्वेशन निकल के आती है लॉगरिथमिक, तभी इसका नाम पड़ गया लॉजिस्टिक कर्व। समझ में आया? चलो ठीक है। तो ये इक्वेशन है PS माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस ln PS माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू PS इंटू टी। तो ये इक्वेशन आती है। Means ultimately these conditions are must. For each and every method there are conditions specified. So you have to apply those conditions before applying the method. तो हर एक मेथड कुछ ना कुछ कंडीशन पे डिराइव हुआ गया है। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशन को थोड़ा सा आप और मॉडिफाई कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन को यूज नहीं करते, हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं कि P इज इक्वल्स टू PS 1 प्लस M log E इनवर्स NT। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर m क्या होता है? m होता है PS माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट। कॉन्स्टेंट है, m और n जो है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, n भी कॉन्स्टेंट है। तो 2.3 टाइम्स ऑफ T1 log 10 पी नॉट बाई P1 PS माइनस P1 डिवाइडेड बाय PS माइनस P नॉट। तो ये होता है m और n का वैल्यू, ये होता है m और n का वैल्यू। यहां पर 2.3 मल्टीप्लाई किया तो log 10 हुआ। अगर 2.3 log 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस e हो जाएगा। तो ln में भी लिखा रहता है, अब ln को log 10 में चेंज कर दिया है, तो मालूम है आपको बातें। जो PS होता है, दिस इज व्हाट सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो कई बार एग्जाम में सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने को देगा, तो बड़ा सा फॉर्मूला है इसका, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा। तो 2P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P0 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालने का। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इक्वेशन आई है लॉग के फॉर्म में, तभी इसका नाम पड़ गया लॉजिस्टिक मेथड। अब ये जो बेसिक इक्वेशन यहां पर डिराइव हुई है, ये हुई है बाय ऑटो कैटालिटिक अप्रोच। नाउ दैट अप्रोच इज बियॉन्ड अवर रीच। तो अभी वो सब देखने की जरूरत नहीं है, पर ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। इसी को मॉडिफाई कर दोगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत कॉमन यूज होता है, और टू बी वेरी फ्रैंक IES के मेंस एग्जाम में और SSC JEE के मेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। सिंपल सा कभी गेट में पूछ ले आपको, क्योंकि गेट का पैटर्न हर बार चेंज हो रहा है, आपको पता नहीं गेट अगले साल क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो अनटच्ड पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए मैंने आपको बता दिया, एटलीस्ट फॉर्मूला आपको पता रहे। कल एक आध क्वेश्चन अपन कर लेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कल अपन 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज मैंने आपको फ्लक्चुएशंस के बारे में जानकारी दिया। ठीक है, फ्लक्चुएशंस के बारे में जानकारी दिया। अच्छा, जाते जाते एक चीज और समझ लो, जाते जाते एक चीज और समझ लो, इसको अपन बोलते हैं वेरिएशन फैक्टर। ये मैंने नहीं बताया था, पर जाते जाते समझ लो इसके बारे में भी। तो वेरिएशन फैक्टर क्या होता है? द मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अब मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आवरली डिमांड, ये सब क्या होता है? मैक्सिमम आवरली डिमांड तो मालूम है,
और ये भी आपको मालूम है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 टाइम्स ज्यादा होती है एवरेज आवरली डिमांड से। ये बात तो पता है। फ्लक्चुएशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन फैक्टर और वेरिएशन फैक्टर में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इसका यह मतलब है कि साल का ऐसा दिन जहां पर डिमांड मैक्सिमम थी। साल का, वही जो मैंने आपको वेन डायग्राम बना के दिखाया था, ये साल है। अब साल का एक ऐसा दिन मैंने लिया जब डिमांड मैक्सिमम है। दिस इज द पर्टिकुलर डे व्हेन द डिमांड इज मैक्सिमम। अब इस डे में भी एक पर्टिकुलर आवर है जहां पर डिमांड मेरी मैक्सिमम है। तो ये चीज मैंने बताई थी आपको कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट के वक्त में, यहां पर भी वही है। तो ये आवर मैंने लिया, इस आवर को हम बोलते हैं कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। ये आपका डे है। तो साल का ऐसा दिन जब डिमांड मैक्सिमम है और उस दिन का ऐसा पर्टिकुलर आवर जब डिमांड मैक्सिमम है। क्लियर है बात? तो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे बोलते हैं इसको, ऑफ मैक्सिमम डे। समझ लो, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, दिस इज माय मैक्सिमम डे। तो ऐसा दिन जब मेरी डिमांड मैक्सिमम है। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। So this is not 1.2, this is 1.5. तो ये बात समझने वाली है बेटा। तो 1.5 जो है दिस इज द वेरिएशन फैक्टर। तो उस समय तो अपन ने बस बात किया था कि मैक्सिमम आवरली डिमांड। अब ये मैंने मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे बोल दिया है, इस दिन में जो ऐसा पर्टिकुलर आवर है जब डिमांड मैक्सिमम है। समझ में आया? इसको अपन बोलते हैं वेरिएशन फैक्टर। तो 1.5 इज द वेरिएशन फैक्टर। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू और वेरिएशन फैक्टर में, तो बोथ आर डिफरेंट। फ्लक्चुएशन वैल्यू आपका 2.7 है, वेरिएशन फैक्टर आपका 1.5 है। दिस इज द वेरिएशन फैक्टर। तो 1.5 जो है दिस इज द वेरिएशन फैक्टर, ये है वेरिएशन फैक्टर। तो आपने यहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, मैक्सिमम डे वाली। ठीक है, चलिए। तो कल जब अपन मिलेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा डिजाइन लाइफ और डिजाइन पीरियड बता दूंगा। देन उसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चन करके अपन क्वालिटी ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे। तो यहां से वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का थ्योरी मेरे साइड से खत्म होता है। ठीक है, अब मास्टर प्लान मेथड, ग्राफिकल, कंपैरेटिव ग्राफिकल, ये सब अभी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट यूट्यूब पे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने बता दिया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए मैं कल क्वेश्चन ले आऊंगा, और क्वेश्चन के बाद फिर अपन देखेंगे, मैं डिजाइन लाइफ और डिजाइन पीरियड के बारे में जानकारी दे दूंगा, और कल ही मैं स्टार्ट करवा दूंगा क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जैसे आज एक्टिव रहे हो, कल भी एक्टिव रहना है, और कल एकदम टाइम पे आ जाना। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और विदिन 10 o'clock आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अपना एनवायरनमेंट चलता जाएगा, डिपेंड करता है आपके पार्टिसिपेशन के ऊपर, कैसे पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, चलो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर मजा आया सेशन में तो एक बार फटाफट हार्ड बना दो। अगर सेशन में मजा आया तो एक बार मेरे लिए हार्ड बना दोगे। जितने लोग भी जुड़े हो एक बार मेरे लिए हार्ड बना दोगे। तो मेहनत से पढ़ाया, आप लोग ने काफी एंजॉय किया, मुझे तो बहुत मजा आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी मजा आया होगा। तो एक बार जल्दी से मेरे लिए हार्ड बना दो।